बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। माजी से कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी हो दिखाई दे रहा है, जिसमें असद कैसर साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम पूरी एक तहरीक चलाने जा रहे हैं और ये कहते हैं कि मुफाहमत, तो कौन सी मुफाहमत की बात करते हैं, हम लोग ग्रैंड अलायंस जो है वो बनाने जा रहे हैं, हम पूरे मुल्क से सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हैं उन्हीं को काबीना का हिस्सा होना चाहिए और वही लोग पार्लियामेंट में जाके हुकूमत में बैठने चाहिए थे। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात से हमें रोका गया और एक रात को वाकया जो पेश आया अडियाला जेल के हवाले से, उस वाक़े को उन्होंने ज़ेर बहस लाते हुए कहा कि ये वाकया, ये जिस तरह से ड्रामा रचाया गया, हमें पता है कि आप लोग कैसे ड्रामे बनाते हैं। इसी से रिलेटेड उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ कहाँ पे है, सुप्रिटेंडेंट ने कोर्ट के ऑर्डर्स को रद्द कर दिया, हमें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और इसी से रिलेटेड तैमूर सलीम जागड़ा साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आप फॉर्म 45 पर बॉल पॉइंट के साथ अगर नंबर्स बदल देंगे तो मैं इसको सानेहा 9 फरवरी कहूँगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमारे लोगों को अगवा किया गया, इंतखाबी निशानात छीने गए और मर्जी के इंतखाबी निशानात नहीं दिए गए। मेरे हल्के में जो 25,000 वोट से जितवा दिया गया, जिसका 1,000 वोट था। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से माजी से चलती आ रही हैं। इलेक्शन से कबल भी ये चीज़ें सामने आई और इलेक्शन के बाद भी ये सिलसिला जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब के हवाले से जो है वो नदीम अफजल चंद साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को मायूस नहीं रखेंगे, पंजाब में उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी उनकी तरफ से कहा गया कि वो भी कमेटी तश्कील दे दी जाएगी और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम सदर जरदारी जो हैं वो दूसरी मरतबा 9 मार्च को सदर बन जाएंगे और वो 400 के करीब वोट हासिल करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो केपी के वज़ीर आला हैं उनको नहीं पता, वो टाइगर फोर्स के मेंबर बनते हैं, उनको नहीं पता कि विफाक के बगैर केपी हुकूमत नहीं चल सकती है। ये तमाम तर सूरत हाल है। इस हवाले से हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें सफ़ीना खान साहबा है। वेलकम सफ़ीना खान साहबा। वारिस रज़ा साहब हैं। वारिस साहब आपको भी वेलकम करता हूँ और हसाम दुरानी साहब हैं, आपको भी वेलकम करता हूँ। वारिस रज़ा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि ये एक वाक़या रात को पेश आया जिसमें कुछ दहशतगर्द जो हैं वो गिरफ्तार किए गए और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये कहा गया कि उनके पास से दीगर जदीद किस्म का असलहा और दीगर इस तरह की अशिया जो बरामद की गई हैं और ये अडियाला जेल की सराउंडिंग के उसमें गिरफ्तार किया गया है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुलाकात करना चाहिए, कोर्ट ऑर्डर्स थे लेकिन उनको मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी गई। मुझसे सवाल किया आपने? जी जी वारिस साहब, वारिस साहब। अच्छा, मैं समझा कि आप दुरानी साहब से सवाल कर रहे हो। खैर, मैं समझ गया बात को आपकी। आप मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मैं अजीब सी आपसे बात कह रहा हूँ शायद, कि मैंने कहीं लिखा और शायद 1-1.5 महीना पहले लिखा कि अडियाला जेल जो है उसमें किसी भी वक्त एक खबर आ सकती है कि कैदियों के माबैन जो है वो झगड़ा हुआ। और ये खबर आपको याद होगा कि 1 आध हफ्ते पहले आ चुकी है। और उसके बाद जो है ना कुछ कैदी कत्ल हुए, ये हुआ वो। मुझे पता नहीं क्यों 1-1.5 माह से ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। जाहिर है कि मेरे पास कोई जराए नहीं थे इस बात के, लेकिन ये कि एक होता है कि सिक्स सेंस मेरा ये बता रहा था, हाँ, कि कुछ ऐसा जो है ना सिलसिला होने वाला है और वो इत्तेफाक से हो भी गया। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पीर हूँ या मैं कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई माहिर नहीं हूँ।
लेकिन मैं एक गुमान के हवाले से और मुशाहिदे के हवाले से ये बात मैं सोच रहा था, जो कि एक काबिल अफसोसनाक पहलू है कि आपके जो जेल जो है उनमें अगर जेल का मकसद ये होता है कि एक ऐसा महफूज मकाम जो कि माशरे को या समाज को शरपसंदों से या डकैतों से या समाज दुश्मन अनासिर से बचाए और बचाकर जो है ना जेल की जो दीवारें हैं उनके इर्द गिर्द जो है ना उनके अंदर जो है ना उन अफराद को कैद कर दिया जाए जो कि समाज के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर जेलों की अंदर जो है वो उसके बावजूद ये सूरत हाल हो तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी रियासत, किसी भी हुकूमत या किसी भी हुकूमती अदारा जो उसका जिम्मेदार है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है और ये कतई तौर से किसी भी तौर से काबिल मैं तो समझता हूँ काबिल अफसोस भी है और इसको किसी भी तौर से माफ नहीं किया जा सकता। ये कोताही है और इस कोताही को जो है ना किसी तौर से जो है ना आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जहां तक ताल्लुक है कि आपने 3 दहशतगर्द पकड़े हैं, ये है वो है, ठीक है, यकीनन पकड़े होंगे आप, जाहिर है ये रियासत का बयानिया है। वो रियासत का बयानिया अपना हम उसकी जाहिर है कि मजम्मत भी नहीं कर सकते जो कि आपको बयानिया है। लेकिन बात यह है कि अगर वो भी वहां तक पहुंच गए थे या पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो ये भी आपका फेलियर है। ऐसा नहीं है कि ये आपका फेलियर नहीं। तो ये अपने फेलियर को जो है ना किसी भी हवाले से पॉलिटिकल इसको मोटिवेट किया जाए या किसी और हवाले से मोटिवेट किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छा अमल नहीं है, चाहे कोई भी करे। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोग करें, हमारे यहाँ नॉन पॉलिटिकल लोग करें, तो मैं समझता हूँ कि ये अमल ही दुरुस्त नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर जेल के अंदर भी चीजें महफूज नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कहाँ महफूज है और कैसे महफूज की जा सकती हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पोलराइजेशन जो माशरे में आई है और इस पोलराइजेशन का जो सबसे बड़ा मौजूद है वो इमरान खान, जिसने समाज को, उसकी तहजीब को, उसकी सियासत को मुसलसल गदरा किया है, गंदा किया है, गलीज किया है। उस गिलाजत को जो है ना पोलराइजेशन की गिलाजत किस तरीके से हम समेटें, ये आज मेरे समाज का सबसे बड़ा मसला है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जबकि आप चाहे हारे हैं या जीते हैं, उस सूरत हाल में आपको जो है ना इंतशार की जो सियासत आप मुसलसल कर रहे हैं और मुसलसल उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। सियासी इख्तिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है, आप इख्तिलाफ रखें, आप एक दूसरे पर क्रिटिसिज्म करें, बिल्कुल करें, लेकिन अगर मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी तौर ना मुल्क के लिए सियासी तौर से, ना मुआशी तौर से और न ही समाजी तौर से ये किसी तरीके से बेहतर बात नहीं है। लिहाजा कोशिश की जानी चाहिए, खास तौर से मेरी ये इल्तिजा है एक मोहब्बत वतन होने के नाते पीटीआई से कि अगर वो इस वतन से मोहब्बत नहीं करते तो लिल्ला अपना कोई और किबला दुरुस्त करें या कहीं और चले जाए तो मेरे ख्याल में मेरे वतन को छोड़ दें। इंतशार नहीं चाहिए, आप इख्तलाफ करें, आप क्रिटिसाइज करें, आप इदारों पर शदीद तनकीद करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप ये इंतशार पैदा न करें कि ये जनाब फलाना जगह पहुंच गए, उसकी चीजें रोक दी, उसको नहीं रोक करने देंगे, उसको नहीं पीछे आगे आने देंगे, इस किस्म से न करें, न करें लिल्लाह। इस तरीके से ये जो है ना ये आप एक दहशत गर्दाना कार्रवाई कर रहे हैं, ये किसी तौर से किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लिहाजा कोशिश की जानी चाहिए कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपस में मिलजुल कर बैठकर और आपस के इख्तिलाफात को दूर किया जाना चाहिए और अपने नुक्ते नजर से हटना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे के नुक्ते नजर को जो है ना सुनना भी चाहिए और मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। मेरी सिर्फ ये इल्तिजा है पीटीआई वालों से खास तौर से।
ठीक है, ठीक है। सफीना साहबा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ये जो रात एक वाक़या पेश आया और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से उसको ड्रामा कहा जा रहा है और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि हमें मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू हमजा। मैंने लास्ट ईयर एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि इमरान खान के ऊपर किस किस्म के हमले हो सकते हैं, किस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, किस तरह से उनकी जान को खतरात पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। उसके ऊपर एक था कि इमरान खान को मेंटली तौर पे डिस्टर्ब दिखाया जाए कि ये पागल हो रहा है, अपना जो है कंट्रोल खो रहे हैं ये। फिर आपने देखा कि उसके बाद खबरें भी आई कि किसी जो वकील थे उनके ऊपर इमरान खान ने झपटा मारने की कोशिश की। ये तमाम खबरें बनी। फिर मैंने ये भी बताया कि जेल के ऊपर जो है वो हमला होने की भी शवाहिद और उसकी खबरें कंफर्म थी मेरे पास। ये मैं लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ कि इमरान खान की जान को खतरा है जेल में। ये ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ, मैंने आज भी रिपीट किया था उस ट्वीट को। तो मेरा ये कहने का मकसद है ये ऐसे ही नहीं है, ये एकदम से नहीं हुआ, कहीं ना कोई बात होती है। और यह मैं एक बात बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ, इमरान खान की जात से किसी भी इदारे को कोई भी नुकसान नहीं होना और ना ही वो चाहते हैं कि इमरान खान वैनिश हो इस पॉलिटिकल सिनेरियो से, क्योंकि उनको क्या फायदा होगा इमरान खान को गायब करिए। पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लिए थ्रेट है इमरान खान, जिनके लिए सच में इमरान खान का वैनिश हो जाना उनके लिए सर्वाइवल की जंग है। तो इमरान खान को अगर कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचाना चाहता है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं जिनके सामने इमरान खान के सामने उनका बस नहीं चलता। अवाम इमरान खान के अलावा किसी को सुनना नहीं चाहती, तो ये उस तरफ ना लीला टिल्ट करेंगे जी इदारे चाहते हैं कि इमरान खान को वैनिश करना। इमरान खान के जो इदारे जो है वो खतरा बन गया है। इमरान खान किसी के लिए खतरा नहीं है, इमरान खान पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खतरा है। जिस तरह से पहले भी इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, गोली चली, एक अनाड़ी ने गोली चलाई, तो आप ये जब उस वक्त भी मेरा ये बड़ा कहना था, लोगों ने पीटीआई के लोगों ने कहा कि अदारे ने गोली मरवाई है या पता नहीं क्या क्या, तो मेरा तभी यही स्टैंस था कि इदारे नौसिखिए नहीं रखते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो करते हैं। अगर इदारे ने किसी को मिशन देना है तो वो इतना क्लीन स्वीप होगा कि किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि कौन था। पकड़ा जाना तो फिर आपको समझ सकते हैं आप। तो इसीलिए भोंडे इल्जाम ना लगाया करें। आप सियासी लोग सियासत किया करें, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएं। आप लोग एक दूसरे की सर्वाइवल के लिए खतरा है, इदारे के लिए कोई खतरा नहीं है। इदारे तो बड़े आराम से आपको साइड पे कर सकते हैं, इदारे तो बड़े आराम से आपको नायल करके साइड पे कर सकते हैं। तो उनके लिए आपकी जान लेना मसला नहीं होता, ना ही उन्होंने लेना है। अभी वरना अगर होता तो भुट्टो को आज दोबारा नहीं कहा जा रहा होता कि जी सॉरी भुट्टो साहब के साथ गलत फैसला हो गया था। तो आपका क्या ख्याल है, इदारे होने दे रहे हैं तो चीजें हो रही है ना। तो चीजें एक मिच्योर तरीके से आगे लेके चले। अब रही बात गद्दार की और मुहब्बे वतन की, आज ही अगर शहबाज शरीफ साहब को नून लीग को इख्तियार से निकाल दें तो वो सबसे बड़े गद्दार बन जाएंगे, वो सबसे ज्यादा जो है वो इनकलाबी बन जाएंगे। और इसी वक्त अगर पीटीआई को इख्तियार दे दें तो वो सबसे बड़े मुहब्बे वतन बन जाएंगे। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि इस वक्त कौन मुहब्बे वतन है और गद्दार कौन है, क्योंकि ये सब इख्तियार की लस्ट की बात होती है। जिसके पास इख्तियार आता है वो मुहब्बे वतन हो जाता है, जिससे इख्तियार छीन लिया जाता है वो गद्दार बन जाता है। तो लिल्ला एक चीज मैं कहूंगी, इदारों के खिलाफ आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखा करें। यही इदारे हैं फिर आपके सरबराहान बाहर निकल के सलूट भी मारते हैं सबसे पहले, और फिर अंदर से भी पैगाम देते हैं कि हमने उन्हीं से बात करनी है, वही है जिनसे हम बात कर सकते हैं। तो बस अपने घोड़े जो है वो बांध के रखा करें, सियासी लड़ाइयां सियासतदानों के साथ लड़ा करें, मैं यही कहूंगी। ठीक है, ठीक है। दुरानी साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक ये जो वाकया पेश आया और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? दुरानी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज। अच्छा, आपको मेरी अब मेरा जी बेहतर है। जी इसमें है कि यहाँ पे मैंने कहा काफी पुरमग्ज जो है वो गुफ्तगू हो चुकी है, लिहाजा इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक चीज कहूंगा कि कुछ जैसे अभी ये मैडम खान ने यहाँ पे बात की, उन्होंने कहा था कि उन्होंने खबर ब्रेक की थी, तो शायद डेफिनेटली ये खबर भी उनकी जो है वो नजर से गुजरी होगी कि तहरीक तालिबान ने एक बयान दिया था और बाकायदा उन्होंने अपने लेटर हेड के ऊपर ये चीज़ जो थी वो प्रिंट करके भेजी थी, उसको पब्लिश भी किया था कि इमरान खान साहब को जो है वो फौरन से पहले रहा कर दिया जाए, अदरवाइज वो जेल को उड़ा देंगे। तो उसके बाद अटक जेल से उनको फिर अडियाला जेल में भी शिफ्ट किया गया। उसके बाद अगर दूसरी बात अगर मैं करता हूँ जिस पे आपने ये बात कही है कि जो पीटीआई के जो रहनुमा है उनकी जानब से जो उसका रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा ये झूठ है, ये बोंडी हरकत है।
ठीक है, मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, वो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे कुछ अर्सा पहले तक अगर मैं बात करता हूँ तो हमेशा खान साहब एक बात बता रहे होते थे कि मेरी जो है वो इखलाक बाख्ता वीडियोस सामने आएंगी, मेरी इखलाक बाख्ता गुफ्तगू जो है वो आपके सामने आएगी, मेरे जो है करप्शन के केसेस आपके सामने आएंगे और मेरी सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, मेरे पे इस तरह अटैक हो जाएगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें पूरी होती गई। और इसी तरह अगर मैं इस साइड पे अगर देखता हूँ तो मेरे ख्याल में आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप वक्त से पहले लोगों को माइंडसेट आप उनको बनाना शुरू कर दें, उनको एक ब्रेन उनको वॉश करना शुरू कर दें, उनको एजुकेट करना शुरू कर दें कि अगर ये काम हो जाएगा तो ये मत समझना कि ये मैं ही हूँ, उसके बाद जो है हम लोग उस पर मनोअन जो है एक उस पर यकीन ले आते हैं। और अभी मैडम खान ने बात की है और अपना मेरे मोहतरम बुजुर्ग हैं उन्होंने बात की है कि हमें सियासतदान को सियासतदान के तौर पे ही लेना चाहिए, हमें उसको एक कल्ट के तौर पे और उसको एक गॉड जो है फिगर जो है उसके तौर पे नहीं लेना चाहिए। अगर किसी एक पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी का जो एक लीडर है अगर हम उस पर तनकीद करते हैं तो ये शऊर नहीं है। शऊर ये है कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो जिसको कि मैं सपोर्ट करता हूँ उससे भी मैं क्वेश्चन करूँ, उस पर भी मैं तनकीद करूँ। देखिए अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखते हैं तो अगर मैं पहले इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ वहां से लेके अगर आज के 2024 के इलेक्शन तक की बात कर तो हमें एक बताया जाता है कि जी पाकिस्तानी कौम को शऊर जो है वो सिर्फ 2018 में आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो शऊर है ना क्वेश्चन पूछना दूसरे से, अपने ओपोनेंट से क्वेश्चन पूछना, ये तो 1947 से चलता हुआ आ रहा है। अगर सिर्फ अब ये समझते हैं कि क्या अपना जो थे जो अयूब खान साहब जो थे जब उनके दौर में चीनी महंगी हुई थी तो क्या उनको चीनी चोर का खिताब नहीं मिला था कि हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो डेफिनेटली इस बात को बताएंगे आपको। तो किसी चोर को चोर कहना या किसी एक पॉलिटिकल लीडर को या उस वक्त का जो हुक्मरान है उसको चोर कहना या उस पर तनकीद करना ये शऊर नहीं है। शऊर ये है जो कि आज तक मुझे आपको और हम लोगों को शायद मुश्किल ही है जो अभी हो सकता 10-15 साल और लग गए कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उसके पॉलिटिकल लीडर से भी हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये चीज है। और दूसरी बात ये है कि अभी इमरान खान साहब का जो है वहाँ पे जैसा इन्होंने कहा कि जेल के अंदर जो है उन पर अटैक हो सकता था या दाएं बाएं वहाँ पे कोई लड़ाई हुई है, तो सर देखिए कुछ चीजें होती हैं आई वाशनर के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, आंखों को में से गंदगी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगह पे वाकई ही हवा में गर्द उड़ाई जाती है ताकि सामने वाला को मंजर जो है हम उसको ना देख सकें। मैडम खान ने बहुत अच्छी बात की है कि हम लोग जो है पॉलिटिकल जो लीडरान हैं वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। उसकी रीजन क्या है कि पॉलिटिकल लीडरान तो आपस में बात करना पसंद करते हैं और आपस में बैठ वो नजर भी आता है, चाहे वो दो एक दूसरे के खिलाफ जितने मर्जी सख्त वो उनका वर्डिक्ट हो एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं, नजर भी आ रहा है। और तो और इस मामले में इमरान खान साहब ने भी इस दफा पहली दफा जो है वो लचक दिखाई है और उन्होंने किसी हद तक अपनी पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने लाने की कोशिश की है। अब देखें उस पर किस हद तक कामयाब होते हैं। जिस तरह उन्होंने अचंजई साहब के साथ उन्होंने बातचीत शुरू की और उनको अपना प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट बनाया है, इसी तरह नीचे देखते हैं तो उन्होंने इवन परवेज खटक साहब की जो पार्टी है उससे भी उन्होंने बात की, उन्होंने जो है अपना जमात इस्लामी से भी बात की, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात की। अब ये देखिए अगर मैं इन सब की बात करता हूँ तो ये वो लोग थे जिनके के ऊपर इमरान खान साहब जिनके ऑलमोस्ट जानी दुश्मन थे। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, काइंडली जरा उसको नोट कीजिएगा कि इमरान खान साहब की जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके जो लीडर हैं उनके साथ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी। इमरान साहब ने उनके साथ एक पर्सनल ग्रंच रखा हुआ था और उनके साथ पर्सनल लड़ाई कर रहे थे आज के दिन तक। लेकिन जब से उन्होंने ये परवेज खटक साहब के साथ जाके बात शुरू करवाई, उन्होंने मौलाना के साथ बात शुरू की, इसका मतलब है कि वो अब थोड़ा से शायद अपने आप को ये समझ रहे हैं कि इस पर्सनल लड़ाई इस पॉलिटिकल लड़ाई को उन्होंने पर्सनल लड़ाई बना के अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया है। और अल्लाह करे ये इसके ऊपर कारबंद रहें और आगे जब चलेंगे तो डेफिनेटली इससे बहुत फायदा होगा
ये उनको भी तो फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को एज अ स्टेट और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, इसमें दुरानी साहब एक चीज़ है कि दीगर सियासी जमातों के साथ तो गुफ्तगू की गई, डायलॉग की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज के साथ है ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। हालांकि पीपल्स पार्टी के साथ अगर वो कर लेते तो वो हुकूमत भी बना सकते थे। जी, आपने मेरा ख्याल है आपने फिर शायद वो बात ही नहीं सुनी उनकी, जब उन्होंने ये पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक कहा था कि हमने तो इनको कहा था कि आप हमारे साथ मिल जाए और हम जो है वो हुकूमत बना लेते हैं। सर देखिए, बात सुने, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे इमरान खान साहब का पर्सनल इंटरेस्ट सबके सामने शो हो रहा है, क्योंकि अगर हुकूमत बन जाती है तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि अभी अगर ये बात कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद की, अगर इन्होंने इनके साथ ये जुड़े हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि कल को जैसा अभी इनका जो 3 मार्च को जो इनका इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुआ है, उसके बाद गौहर खान साहब को जो है दोबारा चेयरमैन बना लिया गया है, इलेक्शन कमीशन के अंदर वो जाएंगे, अपने कागजात जमा कराएंगे, उनकी पार्टी की रुकनीत भी बहाल हो जाएगी, उनका निशान भी उनको वापस मिल जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है कि उनकी जो ये जितने भी बंदे जो सुन्नी इत्तेहाद के अंदर गए हैं वो वापस पीटीआई के अंदर शामिल हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। रीजन क्या है कि ये इमरान खान साहब ने खुद एक कानून पास किया था और अदालतों ने उसको वेट किया है कि कोई भी बंदा जो जब एक हुकूमत में शामिल हो जाता है, एक पार्टी में शामिल होता है, एक टेन्योर के दरमियान, अगर वो टेन्योर के दरमियान हुकूमत की टेन्योर के दरमियान में अगर वो पार्टी छोड़ उसको डी-सीट होना पड़ेगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए। हाँ, अब यहाँ पे बात ये करते हैं पीपल्स पार्टी के लिए या नवाज शरीफ के लिए। अभी जो बाकी जो देखें दूसरी पार्ट, आप चीजें थोड़ा गौर कीजिएगा कि ये जो पार्टीज है इनका अमल दखल जो है वो केपीके के अंदर ही है। अगर मैं बात करता हूँ, अब केपीके के अंदर बात करता हूँ, तो आपको परवेज खटक साहब आपको नजर आएंगे, आपको मौलाना फजलुर रहमान नजर आएंगे, आपको जमात इस्लामी नजर आएगी। अगर इमरान खान साहब थोड़ा सा भी समझ बूझ कर उन्होंने नवाज और जरदारी साहब के साथ जो एक पर्सनल ग्रंच अभी तक रखी हुई है, जैसे मैंने आपको कहा किया है इमरान खान लेके चले। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब कल को नवाज शरीफ के साथ ही बैठ के बात कर रहे हो, शहबाज शरीफ के साथ ही बैठे बात कर रहे हो, और जरदारी साहब के साथ और बिलावल भुट्टो के साथ ही बैठ के बात करें, क्योंकि जब तक ये एक ग्रैंड डायलॉग नहीं बनेगा, ग्रैंड जो है एक डेमोक्रेटिक एक आपको एक सर्कल आपको नजर नहीं आएगा, उस तक मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। अभी जिस आपने प्रोग्राम में बात की कि पीटीआई ये कहती है कि जनाब हम तो जाके सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना डेमोक्रेटिक अलायंस एक बनाएंगे, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाएंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है। अगर आप इलेक्शन कमीशन में अगर आप जाके चेक करते हो तो पाकिस्तान के अंदर 166 जो है वो पार्टी रजिस्टर्ड है, और 167th जो पार्टी है वो जीडीए के नाम से रजिस्टर्ड है। तो ये जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा खुश करने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि फॉर्म 45 वाली अगर हुकूमत के अगर आप बात करते हैं तो फिर आपको तो सदर पाकिस्तान को तो शहबाज शरीफ साहब से हलफ ही नहीं लेना चाहिए था। आपको तो सेनेट के अपना कौमी असम्बली के इलेक्शन में जो है आपको स्पीकर का इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए था, आपको डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी आपको कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था, और तो और आपको तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में भी नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद ये तो हो गया सिर्फ कौमी असम्बली का मामला। अगर हम केपी के हुकूमत की बात करते हैं तो वहां पे भी तो इसी तरह का मसला चला हुआ है। वहां पे आपने क्या किया, आपने वहां पे अपना स्पीकर भी ले आया, डिप्टी स्पीकर भी ले आया, आपने अपना सीएम भी बना लिया, आपने अपनी वजारतें भी दे दी। तो ये देखिए मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको के जो कि आपके लिए हॉन्टिंग होती हैं, और इस वक्त पीपल्स जो पीटीआई जो है इस वक्त जिस सिचुएशन के ऊपर वो खड़ी है वो उनके लिए हॉन्टिंग सिचुएशन है। और जो सिचुएशन इस वक्त गंडापुर साहब जो है, अली अमीन गंडापुर साहब जो करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं वो उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। बल्कि मैंने इसके ऊपर एक कॉलम भी लिखा था कि जो ये जो हार्ड लाइनर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फ्रंट पे कभी भी नहीं आने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रंट पर हमेशा वो लोग आना चाहिए जो कि मसालत के ऊपर चल सकते हैं। ठीक है दुरानी साहब, ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, इसमें देखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रैंड अलायंस की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है वो कितनी कामयाब हो सकती है। तहरीक चलाने की बात की जा रही है और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह के मसाइल सामने आ सकते हैं हुकूमत में होते हुए। और पंजाब में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का जो है वो एक कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं, वो किस किस्म की और किस तरह से लाएमल होगा। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जो है वो बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तहरीक चलाने के हवाले से बात कर रही है और ग्रैंड अलाइंस और उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने का कहा जा रहा है। इसमें वो किस तरह से सक्सेसफुल होते हैं, हुकूमत के लिए किस तरह से वो दुश्वारियाँ यहाँ पे सामने आती हैं, इन तमाम तर तफसीलात पे बात करते हैं। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। वारिस साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम ग्रैंड अलाइंस जो है वो बनाएंगे और इसमें तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे, और कौन कौन सी जमातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होती हुई दिखाई देंगी, और कितनी जो है वो ये तहरीक अगर वो चलाते हैं तो कितनी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए हमजा, ये बहुत संजीदा बात है जो मैं करने जा रहा हूँ, और ये पाकिस्तान की सियासी और यानी रीजन की सियासी मुस्तकबिल के अंदेशा जो मुझे है या मुस्तकबिल में जो होने जा रहा है उसके तराजू में मैं ये बात करने जा रहा हूँ। ये ग्रैंड अलायंस वाली जो बात कर रहे हैं, पीटीआई ग्रैंड अलायंस में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। लोगों से वो फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड हो रहा है ये लोगों के साथ। ग्रैंड अलायंस में पीपुल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से और जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, उनसे पीटीआई अलायंस नहीं करेगी। हाँ, किनसे अलायंस करेगी अब मैं आपको बता दूं। उसकी दो मिसालें मैं आपको दे सकता हूं मौजूदा। वो फजलुर रहमान से अलायंस करेगी। वो पश्तून जो बेल्ट है महमूद अचकजई वाला, जो कि तालिबान को सूट करता है, अफगानिस्तान को सूट करता है, वो उससे जो है ना अलायंस करेगी। ये इस रीजन में, इस खित्ते में एक ऐसा खेल खेलने की तैयारी की जा रही है जो कि आपके केपी को बफर स्टेट बनाने के सिलसिले की एक कड़ी है। उस बफर स्टेट बनाने की इमदाद फराहम जो कर रहा है उसका नाम है इमरान खान। सुन लीजिए, अब आप मेरे खुलकर मैं आज आप बात कर रहा हूं आपसे। उसका नाम है इमरान खान, जो कि बफर स्टेट के तौर पर केपी को देकर अफगान वार का सेकंड एपिसोड यहां पर मुख्तलिफ फोर्सेस के जरिए बैनुल अक़वामी जो यहाँ इस खित्ते को इनबैलेंस करने के लिए जो खेल खेला जा रहा है या खेलने की तैयारी की जा रही है, उसके आपको ये शवाहिद है। और ये शवाहिद बहुत खतरनाक हैं, बहुत संजीदा हैं। इन पर आज अगर आपने गौर नहीं किया तो जिस तरीके से हमने, ये मैं आपको रिकॉर्ड पर, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, जिस तरीके से हमने 1979 में जब अफगान जिहाद के नाम पर पाकिस्तान में एक तंग नजर मजहबी तालिबान और तंग नजर मजहबी जमात इस्लामी, तंग नजर मजहबी जमीयत इस्लाम, तंग नजर मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज बलूचिस्तान की वो लाई गई थी, जिहाद किया गया था, तो हमने ये कहा था 1980 में, हमने कहा था, मैं अपने बात कर रहा हूं, हमने कहा था कि ये लड़ाई घर घर चलेगी, घर घर जाएगी, घर घर को तबाह बर्बाद करेगी। और ये हुआ या तालिबान बने या जिहाद के नाम पर डॉलर आए या जिहाद के नाम पर तालिबान को बनाया गया और तालिबान को सपोर्ट करने के लिए केपी में जो है ना ऑफिस खोलने की ऑफर दी गई। पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से एक शख्स ने तालिबान के ऑफिस खोलने की इजाजत देने का इंदिया दिया। ये सब कुछ हो चुका है। ये कोई मामूली खेल नहीं है, आप इसको बचकाना खेल ना समझें। ये कल्ट का मसला, कल्ट लाया इसलिए गया था इमरान खान का। अच्छा वारिस साहब, ये कौन से वजीर आजम की तरफ से ऑफर दी गई? ये इमरान खान थे जनाब। ठीक है, उसके बाद ऑफिसेज खुले उन्होंने केपी में? नहीं, मैंने कहा ऑफर किया उन्होंने।
ठीक है कि केपी में तालिबान के ऑफिस खुलने चाहिए। जी, ये ऑन रिकॉर्ड है उनका स्टेटमेंट। ठीक है कि तालिबान 5000 तालिबान को आने दिया जाए यहाँ पर। ये किसका स्टेटमेंट है? मेरा नहीं है, उनका है ये। तो बात ये है कि ये खित्ता जो है, इस खित्ते को बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं या बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं, इस खित्ते के जखीरे पर, इस खित्ते के वसाइल पर, जो बहुत कीमती वसाइल है, उन पर उनकी नजरें हैं। लिहाजा इस खित्ते को वो किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक डिस्टर्ब रखना चाहते हैं। उसमें वो कोई भी फर्ज अगर उसमें इस्तेमाल हो रहा है, कल्ट के नाम पर हो रहा है, शोहरत के नाम पर हो रहा है, पॉपुलरिज्म के नाम पर हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अवाम को आज मैं आगाह कर रहा हूं, जैसे 1980 में हमने कहा था, आज मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान को तबाह और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा और उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार इमरान खान होगा। ठीक है वारिस साहब, ठीक है। सफीना खान साहबा, सफीना साहबा, आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि अगर पीडीएम इत्तेहाद चले तो वो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, महमूद खान अचकज़ई साहब हों या दीगर सियासी जमातें हों, तो वो मुल्क की मुस्तहकम मईशत के लिए एक पीडीएम जो है वो बनती है। अगर इमरान खान साहब ग्रैंड अलाइंस की बात करते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें बात करती है ग्रैंड अलाइंस की, तो उसमें इस तरह के खदशात, आप इससे मनोन इत्तेफाक करती हैं या आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमसा पहली बात तो मजहबी जमातें चाहे वो किसी भी मुल्क के अंदर हों, उनको आप जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं सकते। अगर आपके मुल्क के अंदर एक मिनॉरिटी में कोई नैरेटिव है जो लिबरल है, जो चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारें, लेकिन उन मिनॉरिटी को ये हक भी नहीं है कि वो मेजॉरिटी के ऊपर हावी हो जाए। तो जो अगर कोई शख्स जो है वो नमाज पढ़ना चाहता है, सर पे टोपी रखना चाहता है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे नजरिए को टो नहीं करता, आप उसको वैनिश नहीं कर सकते। तालिबान की बात, उसको तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी हुई है, यूएई मिलते हैं, अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया, हर बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि हमने उनको क्या करना है, उनके खिलाफ जंग करनी है या उनको ऑन बोर्ड लेना है। हम अगर भारत के साथ बात करने की ख्वाहिशमंद हैं, हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा हमसाया है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए? क्योंकि हमारी मर्जी की हुकूमत वहां कायम नहीं है। तालिबान हमें बुरे लगते हैं, तालिबान शायद इस्लामिक नजरिया रखते हैं, तो वो उनकी कॉल है, वो उनका मुल्क है, वो जैसे चाहे अपने मुल्क में निजाम नाफिज करें। उन्होंने हमें कभी नहीं कहा कि आप अपने मुल्क में ऐसा निजाम लाएं या ना लाएं। आप तो सऊदी इतना मॉडरेट हो गए हैं कि वो मंदिर बनवा रहे हैं सऊदीया के अंदर, मदीना के अंदर गैर मुस्लिम में को जाने की इजाजत नहीं थी, वहां पर जो है गैर मुस्लिम जा रहे हैं और मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, हर मुल्क को अपनी आजादी होनी चाहिए, दूसरों के ऊपर आप अपनी राय, अपने कवानीन मुसल्लत नहीं कर सकते। अब सऊदी कह रहे हैं, सऊदीया पूरे मुसलमानों का मंबा है, हम सब मुसलमान उन्हीं की तरफ देखते हैं। अब अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी अपनी मसाजिद में वो करना शुरू कर दें जो वो कर रहे हैं, तो वो उनका मुल्क है। अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहे हैं वो मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला हमारा मुल्क है, मेरा मसला जो है वो हमारा पाकिस्तान है। और अगर केपीके के लोग एक माइंडसेट रखते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम पंजाबी हैं, हम जरा लिबरल हैं, हम जरा मॉडर्न हैं, तो वहां की औरतों को भी बुरा कहना शुरू कर दो, वहां के लोगों को भी बुरा कहना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता, वक्त लगता है। पंजाब के अंदर मुझे आई स्टिल रिमेंबर माय चाइल्डहुड, हमें सवाल करना अलाउ नहीं था, सवाल करना कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैं टीन एज तक पहुंची तो हमें लगता था सवाल नहीं किए जाते, सवाल फजूल होते हैं, सवाल करना ही नहीं होता, ये बस तहजीबी में होता है। हमने ऐसे बचपन गुजारा, हमने अपनी जवानी तक इसी दोराहे पे पहुंचे कि सवाल नहीं करना, सवाल करना बदतमीजी होती है। पंजाब में भी मुतअद्दिद हिस्से ऐसे हैं जहां पे अभी भी ऐसा चल रहा है। मैं वही इलैबोरेट करना चाह रही हूँ हमजा, कि हमें हमारा बचपन, हमारे माँ बाप ने ये कह के हमें सिखाया कि सवाल नहीं करना, दूसरों से सवाल नहीं पूछते, बड़ों से बदतमीजी होती है, ये वो गलत माइंडसेट हमें सिखाया गया था। हमारे यहाँ भी दुपट्टा सर से उतर जाता था तो घर वालों को बैशिंग शुरू हो जाती थी कि बेगैरत किस्म के लोग हैं जिनकी बच्चियों के सर पे दुपट्टे नहीं है। बट ओवर द पीरियड पंजाब चेंज हुआ। अब पंजाब में मेजॉरिटी में लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। अब बरादरी सिस्टम जो है वो खत्म हो रहा है, लोग जो है बरादरियों में से निकल के शादियां कर रहे हैं एक दूसरे के घरों में। तो वो मेरा कहने का मकसद है, उसी तरह से बाकी पाकिस्तान को भी स्पेस दें। सिंध कितना बदल लिया आप लोगों ने, आपको केपी की नजर आ रहा है, आपको गिलगित बल्चिस्तान नजर आ रहा है, आपको वजीरिस्तान नजर आ रहा है।
एक सिर्फ पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा बदला है, और हम सिर्फ कराची को देख के नहीं कह सकते कि पाकिस्तान मॉडर्न हो गया। मेजॉरिटी में अभी भी हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो नहीं पसंद करते सर से दुपट्टा उतारना जाना। तो मैं तो बिल्कुल उनके एहतराम करूंगी, उनके पहनावे का भी एहतराम करूंगी। अगर मुझे आजादी है अपनी मर्जी का खाने की, अपनी मर्जी का पीने की, अपनी मर्जी का पहनने की, तो उन लोगों को भी अपनी मर्जी से खाने पीने की, रहन सहन की, पहनावे की इजाजत होनी चाहिए। हमें उनका एहतराम करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी, हमें अपने मुल्क के मसाइल हल करने चाहिए। अगर इमरान खान साहब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इत्तेहाद करते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। ये मौलाना फजल रहमान ने तो चलाई ही मरियम नवाज की कैंपेन थी। अगर मौलाना फजल रहमान ना होते तो नून लीग की तो अपने लोग मरियम के नीचे नहीं खड़े थे। वो तो बेचारी मौलाना फजल रहमान के ट्रक पे खड़ी होकर कैंपेन करती रही है, उनकी पार्टी छोड़ के भाग गई हुई थी। तो इनके साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मजहबी पार्टी, तो वो खड़े हो जाए तो वो फिर जालिम, दरिंदे, दहशतगर्द बन जाते हैं। तो हमें इस माइंडसेट से निकलना चाहिए। इमरान खान जैसे दुरानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान चेंज हो रहे हैं। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि इमरान खान आगे चल के सबसे बात करेंगे, तो वो माइंडसेट इधर भी है। सफीना साहब, हो सकता है इसको उड़ा दो, हो सकता है फजल रहमान साहब इस वजह से भी नाराज हों कि वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली अब औरत की हुकूमत है। मैं वही तो कह रही हूँ ना, सबको अपनी मर्जी का सिस्टम चाहिए है। तो अगर अब इमरान खान उन तमाम लोगों से, तो पाकिस्तानी है ना, इंडियन थोड़े ना जिनके साथ इमरान खान इलाक करने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ इलाक करने जा रहे हैं जो 16 महीना शामिल रहे हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर। तो इसीलिए ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। आपको मुश्किल, एक मैं बात यहाँ पर कहती चली जाऊं, मौलाना साहब जो है वो मुझे लगता है कि इनिशियली ठीक है सफीना साहब, टाइम कम है। दुरानी साहब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। दुरानी साहब, इन शॉर्ट वर्ड्स इसको वाइंड अप करिएगा। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस हवाले से? ये जो ग्रैंड अलायंस वाली बात आप कर रहे थे डिस्कस, इस पे आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दीजिएगा, वाइंड अप करिएगा। देखिए, अभी जो बात हो रही है यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब के और अचक ज़ई साहब के साथ जो इनका इमरान खान साहब का जो एक सिस्टम आने की कोशिश हो रहा है, या वो ये पीटीआई कह रही है कि वो इनके साथ मिलके जो है वो, देखिए ये कोई मुल्क की तरक्की के लिए जो है ये वो इकट्ठे नहीं हो रहे। इनका जो एक निकाती जो एजेंडा है वो सिर्फ ये है कि जी हमारे साथ धांधली हुई है, और सबसे ज्यादा जो है वो मौलाना के साथ धांधली अगर हुई है तो सबसे ज्यादा सीटें जो वो हारे हैं वो तो केपीके से हारे हैं। और केपीके में हुकूमत किसकी है, वो पीटीआई की कह लें या जिसकी भी आप कह लें, और वो उन्हीं के साथ मिलकर जो है वो एक धांधली के खिलाफ जो है ना वो एक तहरीक लेके आएंगे। बहुत अच्छी बात है। मौलाना साहब की बात जो है मुझे डाइजेस्ट तो नहीं हो रही, हालांकि लाहौर में अभी जो लाहौर में ही है वो इंशाल्लाह एक आध दिन में मेरी उनसे जो है वो पर्सनल मुलाकात होगी। मैं सवाल उनसे ज़रूर पूछूंगा कि मौलाना साहब ये आप क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं, कुछ हमें भी समझाएं। दूसरी बात ये थी कि आपने ये बात कही कि क्योंकि मरियम नवाज जो हुक्मरान है, तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा ना आप इसको देख लें कि मुल्क का हुक्मरान होना, एक सूबे का हुक्मरान की बात नहीं। और जो हदीस नबवी जिसके बारे में हमें बार बार बताया जाता है वो मुल्क के हुक्मरान होने के बारे में है, एक सूबे के बारे में नहीं है, या एक किसी की पोस्ट के ऊपर आने के ऊपर वो बिल्कुल नहीं। वो दुरानी साहब फजल रहमान साहब के हवाले से बात की थी कि वो शायद इस वजह से नाराज हो मुस्लिम लीग नवाज से। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये वही मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो कि पहले बेनजीर भुट्टो के बारे में भी यही बात करते रहे हैं, और फिर जब बेनजीर भुट्टो जो थी, जब वो वज़ीर आज़म बन गई थी, तो ये बनफ्से नफीस मुलाकात के लिए खुद भी गए थे और अपनी पूरी टीम को भी लेके गए थे। दुरानी साहब इन वन वर्ड, ये तहरीक कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? अगर ये चलती है, अगर ये मुत्तहिद होती हैं जमातें, कामयाब होती हुई दिखाई दे रही? इससे पहले आपने 126 दिन का धरना दिया तो है, पैट ने और पीटीआई ने दोनों मिलके, वो भी धांधली के ऊपर ही था ना, वो भी आपके सामने ही है। क्या बना उससे? सिर्फ मुल्क का नुकसान हुआ। मुझे वारिस साहब ने जो बात की है, वारिस साहब ने थोड़ा सा जरा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, लेकिन मैं उनकी बात को डिनाई बिल्कुल नहीं करता। मैं उसको बल्कि सेक्ट करूंगा, उसको आगे लेके चलूंगा। लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ एक बात और भी शामिल करूंगा कि पीटीआई जो ये बात कर रही है और मैडम खान ने भी जो बात की है, अगर मैं उनको साथ दोनों को आपस में चीजें जोड़ता हूं तो ये केपीकी को एक अलग सूबा बनाने की या एक अलग से एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से और अक्लमंद लोगों से ये बात सुनी है कि जी हम तो केपीके को एक अलग मुल्क बना लेंगे, हम इसको बांग्लादेश
ठीक है दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वारिस रजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सफीना खान साहबा बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें ग्रैंड अलायंस के हवाले से बातें की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से जो है वो रिलीफ की जो है एक वो सिलसिला है, ये किस तरह से कामयाब हो पाती है अगर ये तहरीक चलती है। माजी में वही जमातें हुकूमरान जमातों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, आज वही जमातें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही है उसके साथ खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। तो ये बदल जाते हैं, मौक़िफ़ बदल जाते हैं इलेक्शंस के बाद से, या उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्शन नताइज के बाद से। ये किस तरह से सिलसिला है, किस तरह से ये चलता रहेगा, आगे तहरीक चलती है, कामयाब होती है, हुक्मरान जमात को कितना टफ टाइम मिलता है, ये आने वाले वक्त में मजीद सामने आ जाएंगी चीज़ें। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।